दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला। समय को मोड़ देने का भी यही समय है, सही समय है। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। सबसे पहले एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। देश का 19वां स्वतंत्रता दिवस आज इसलिए सबसे अलग है क्योंकि आज हमारे तिरंगे के तीनों रंगों में केसरिया, हरे और सफेद के अलावा एक और रंग जुड़ गया और वो रंग है सिंदूरी रंग। सिंदूर जो अब सिर्फ सुहाग का प्रतीक नहीं रहा, अब हम भारतीयों के आत्मसम्मान का, हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लाल किले पर यह पहला स्वतंत्रता दिवस था, जिसकी झलक आपने अभी कुछ सेकंड पहले देखी है। विस्तार से उसकी एक एक तस्वीर आपके सामने रखने वाले हैं। बारी बारी से आपको सब बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से देश के नाम जो संदेश दिया है उसके मतलब मायने क्या हैं, इसमें देश के लिए क्या रहा, देश के दुश्मनों के लिए क्या था। आज के अपने ओजस्वी भाषण में देश के भीतर घुसे लोगों के लिए नरेंद्र मोदी ने किन शब्दों का दो टूक प्रयोग किया और सियासी विरोधियों को भी आज क्या संदेश मिला। लेकिन पहले एक रिकॉर्ड देखें जो आज नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 15 अगस्त पर लाल किले से लगातार 12वीं बार संबोधन देकर इंदिरा गांधी का लगातार 11 बार भाषण देने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि लाल किले से कुछ भाषणों में इंदिरा गांधी अब भी मोदी से आगे हैं। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की दूसरी बार में भी 5 बार देश को संबोधित किया। कुल मिलाकर बतौर पीएम उन्होंने 16 बार लाल किले से भाषण दिया था। इस रिकॉर्ड में अभी सबसे ऊपर जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने लगातार 17 बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा भी रिकॉर्ड बनाया है। उस रिकॉर्ड के बारे में भी थोड़ी देर में देंगे आपको जानकारी। लेकिन अभी उस घटना पर आते हैं जो 15 अगस्त को पहली बार हुई है, वो भी लाल किले की प्राचीर से। लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का जिक्र और उसकी तारीफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई। आजादी के 78 साल में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश की सेनाओं के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी उसकी देशभक्ति के लिए नमन किया। आरएसएस इसी वर्ष अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रहा है। संघ बीजेपी की मातृ संस्था है। उसी की वैचारिक कोख से 1980 में बीजेपी का जन्म हुआ और उसी का एक पूर्णकालिक प्रचारक आज नरेंद्र मोदी के रूप में 2014 से देश के प्रधानमंत्री के पद पर हैं। सरकार के बड़े बड़े पदों पर इस वक्त जो लोग हैं उनमें ज्यादातर संघ की शाखा से ही निकले हैं या फिर उससे विचार लेकर आगे बढ़े हैं। लेकिन लाल किले की प्राचीर से संघ के योगदान के बखान में पूरे 100 वर्ष लग गए। संघ ने 100 सालों का लंबा इंतजार किया। वर्षों की इस अघोषित रुकावट को आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूर कर दिया। 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन
और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है एक प्रकार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जमकर तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई। आपको बताते चले कि 1.5 महीने के बाद आरएसएस अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है और उसको लेकर भी आरएसएस की बड़ी तैयारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से यह पहला संबोधन रहा। उन्होंने कई बड़े बड़े संदेश दिए, लेकिन राजनीति आज उनके आरएसएस की तारीफ करने पर आकर ठिठक गई है और इसकी वजह है आरएसएस खुद को एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन बताता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल उसे सांप्रदायिक और कट्टरपंथी संगठन करार देते हैं। आरएसएस का कहना है कि उसका मूल काम सेवा और समर्पण का है। विरोधियों का लांछन है कि संघ का मूल काम धर्म और जातियों में बंटवारा है। संघ कहता है कि वो भारत की एकता अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। विरोधी आरोप लगा देते हैं कि आजादी के संघर्ष में संघ अंग्रेजों के साथ खड़ा था। आरोप प्रत्यारोप का यह अंतहीन सिलसिला है जो वर्षों से चला रहा है और रुकता फिलहाल दिखाई भी नहीं देता। इसीलिए आगे बढ़ते हुए अब बताते हैं, प्रधानमंत्री ने लाल किले से आरएसएस की तारीफ की तो संघ और बीजेपी की धारा इसे किस तरह से देख रही है और संघ बीजेपी के विरोधी इसमें क्या अर्थ ढूंढ रहे हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया। प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए वो स्वयंसेवक भी हैं। स्वयंसेवक होना छिपाने की बात नहीं है, गर्व की बात है। आरएसएस की आलोचना से कोई फर्क उन्हें नहीं पड़ता। आरएसएस की राष्ट्र निर्माण में भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आरएसएस और उनमें प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उसका जिक्र हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इसके जो निहितार्थ निकाले जा रहे हैं उससे दरअसल ये विश्लेषण भी निकलकर सामने आ रहा है कि आरएसएस और प्रधानमंत्री के बीच मतभेद की जितनी भी बातें बीते कुछ महीनों से चल रही थी वो सारी की सारी कोरी कल्पना है। संघ से मोदी का जुड़ाव 8 साल की उम्र से ही दरअसल हो गया था। 20 साल वो संघ के प्रचारक रहे, वहीं से बीजेपी में भेजे गए, फिर गुजरात के मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के 12 साल बाद इसी साल मार्च में पहली बार नागपुर में वो संघ मुख्यालय भी गए थे। यह दौरा उन खबरों को खारिज करने का भी एक संकेत था कि संघ और मोदी में अब बहुत दूरियां हैं। हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 75 साल की उम्र पर एक बयान दिया। विरोधियों ने इसे संघ का मोदी को रिटायरमेंट संदेश बताकर जबरदस्त तरीके से प्रचार किया गया। आज नरेंद्र मोदी ने लाल किले से संघ की तारीफ कर दी तो कांग्रेस ने अपने विरोध के सारे घोड़े खोल दिए। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि लाल किले से संघ का नाम लेना धर्म निरपेक्ष गणराज्य की भावना का उल्लंघन है। एक एक करके आपको जानकारी देते हैं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से आखिर इस पूरी खबर पर क्या कही गई, यहां पर आपको दिखा रहे हैं। मोदी पर कांग्रेस का हमला, लाल किले से संघ का नाम लेना धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की भावना का उल्लंघन है। स्वतंत्रता दिवस का व्यक्तिगत और संगठनात्मक लाभ लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, यह भी बता दिया गया। मोदी ने 75वें जन्मदिन से पहले संघ को खुश करने की एक हताश कोशिश की है, यह कांग्रेस कह रही है। कार्यकाल के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री मोदी अब मोहन भागवत की कृपा पर निर्भर हैं। इस तरह के आरोप अब जो विरोधी दल हैं उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं और लाल किले से संघ की तारीफ कई विपक्षी दलों को चुभी भी है, जिस पर बीजेपी ने भी जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है। देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को। सरदार पटेल ने इसी आरएसएस को बैन किया था। क्या है आरएसएस? आरएसएस वही तो है जो आजादी के टाइम पर मुखबिरी कर रहा था हमारे देश के खिलाफ। आरएसएस वही तो है जिसने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया। कि कुछ संगठन अंग्रेजों ने बनाए थे जिससे भारत को धर्म के आधार पर विभाजित किया जा सके, हिंदू और मुसलमान की खाई पैदा की जा सके। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है। आजादी का दिन आरएसएस की भूमिका पर चर्चा होती तो हमें बेहद खुशी होती। डॉग व्हिस्टलिंग से, पार्टीजन पॉलिटिक्स से कभी ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। स्वयंसेवक के रूप में मुझे बहुत गर्व हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने इस महान संगठन के महान काम की तारीफ की।
जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज प्रधानमंत्री का लाल किले से पहला संबोधन था, इसीलिए उसमें आतंकवादियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, उन्हें पालने पोसने वाले के लिए और पाकिस्तान को पुचकारने वाली वैश्विक शक्तियों के लिए भी दो टूक संदेश था। लेकिन अभी सुदर्शन चक्र और प्लान 2035 के बारे में आपको दे देते हैं जानकारी, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली बार जिक्र किया है। उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे और 11 सैन्य अड्डे तबाह किए थे। पाकिस्तान ने भी हिमाकत की थी, तुर्की के 4000 ड्रोन से हमला किया, लेकिन सब के सब नाकाम कर दिए गए। पाकिस्तान की साजिश अमृतसर में स्वर्ण मंदिर तक पहुंची, लेकिन मिसाइल नाकाम कर दी गई। 4 दिन में पाकिस्तान का हर वार खाली हो गया, क्योंकि S-400 आकाश, बराक 8 और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम देश का कवच बने हुए थे। सुदर्शन चक्र मिशन, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, ये 2035 तक देश में हर रक्षा ठिकाने, हर बांध, यहां तक कि हर हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और अस्पताल को एक आधुनिक और मेक इन इंडिया सुरक्षा कवच पहना दिया जाएगा। कुछ वैसा जैसा इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो शामिल हैं। राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। ये पूरी आधुनिक सिस्टम, इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही हो, हमारे देश के नौजवानों के टैलेंट से हो, हमारे देश के लोगों के द्वारा बनी। और अब जनहित में आगे बढ़ते हुए आपको सुना देते हैं आज का सबसे बड़ा और सबसे कठोर संदेश, जो पाकिस्तान के लिए था। भारत ने कहा आतंकवादियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और भारत ने वो करके भी दिखाया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान किसी मुगालते में ना रहे, इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज फिर उसे रिमाइंडर दिया है। पीएम ने याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही भारत अपनी नीति बदल चुका है। अब आतंकवाद का जवाब सिर्फ अटैक होगा, जैसा कि 6-7 मई और फिर 9-10 मई को किया गया। और पाकिस्तान को यह पूरा ख्याल रहे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को डिकोड करें तो ये साफ है कि पाकिस्तान आतंक की खेती बंद नहीं करता। एक और पहलगाम की अगर साजिश करता है तो भारत की नजर में हाफिज सईद और आसिम मुनीर एक बराबर है। मसूद अजहर और शहबाज शरीफ एक बराबर होंगे, उनमें कोई फर्क नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर में मिट्टी पलीत के बावजूद पाकिस्तान ने हाल ही में एटम बम की धमकी दी थी। अमेरिका में बैठकर आसिम मुनीर ने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगा कि वो खत्म हो रहा है तो वो अपने साथ आधी दुनिया ले डूबेगा। लाल किले से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब भारत से नहीं चल पाएगा।
भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर अमल में ला करके रहने वाले हैं। वहीं सिंधु संधि स्थगित करने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उसका हलक सूखा हुआ है। दुनिया में जा जाकर वो रोना रो रहा है कि भारत को पानी रोकने से रोक दिया जाए। बीते 3 दिनों में ही पहले शहबाज शरीफ, उसके पहले बिलावल भुट्टो, दोनों ने भारत को धमकी दी। सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन बताया। पाकिस्तान में पानी सूखने के साथ शहबाज सरकार की जान भी सूखने लगी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि सिंधु के पानी पर सिर्फ भारत का हक है। जो 70 साल से होता चला आ रहा था वो अब नहीं होगा, क्योंकि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता। खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। और अब उस सबसे बड़े मैसेज पर आते हैं जो प्रधानमंत्री ने घर में छिपे दुश्मनों को दिया है। 1942 में महात्मा गांधी की ओर से नारा दिया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब 83 साल बाद आज 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बड़ा ऐलान किया, जिसमें साफ साफ संदेश है, घुसपैठियों भारत छोड़ो। घुसपैठ देश और दुनिया में बड़ा संकट है। इतिहास गवाह है कि घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी बदलती है और फिर देशों की पहचान तक बदल जाती है। भारत में भी बांग्लादेशी और म्यांमार के रोहिंग्या घुसपैठिए बड़ी परेशानी बनते जा रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक है कि हमारे देश में घुसपैठियों में भी कुछ राजनीतिक दलों को वोट बैंक नजर आता है। ऐसे में वो गैर कानूनी रूप से दूसरे देशों से आकर भारत में चोरी छिपे बसे लोगों के पैरोकार और वकील बन जाते हैं। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर इस साजिश के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। पहले उनकी बातें सुनिए, फिर मैं आपको इस पर हो रही राजनीति और आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट भी दिखाने वाली हूं। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, देश के लिए बड़ी समस्या है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से किया। पीएम ने तय समय के अंदर इस मिशन को जमीन पर उतारने का वादा किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि घुसपैठियों की पहचान होगी कैसे, उनकी गिनती कब होगी, कैसे होगी, पकड़ा कैसे जाएगा? क्योंकि सच तो यह है कि घुसपैठियों के खिलाफ पीएम के सख्त बयान भर से सियासी संग्राम देश के भीतर छिड़ चुका है। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है।
डेमोग्राफी बदल रही है, तो क्यों बदल रही है? कौन बदलने दे रहा है? आज की सीमाएं किसकी संरक्षा में है? घुसपैठिए हमारे गरीबों का, हमारे एसटीज का जो संसाधन है, जो स्कीम्स हैं, उनको खाने का प्रयास करते रहे। ये देश के लिए खतरा है। और जो पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, उनकी जमीनें और उनके साथ अत्याचार और अनाचार की घटनाएं भी सुनने को मिली है घुसपैठियों के द्वारा। बाहर के लोग आ गए तो जरूर देश के लोगों को खतरा भी है। जो इस देश का नागरिक नहीं है, वो हमेशा बोलते हैं SIR क्यों हो रहा है? बिल्कुल इसीलिए तो हो रहा है। दिल्ली और गुरुग्राम में अक्सर अवैध घुसपैठियों की धरपकड़ की तस्वीरें आती रहती हैं, लेकिन वोट बैंक की विडंबना कहिए कि भारत में ही इसका विरोध भी शुरू हो जाता है। कार्रवाई गैर कानूनी रूप से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों पर होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी इसे बांग्ला भाषियों के खिलाफ अभियान बता देती हैं। वो भी तब जब सबसे ज्यादा घुसपैठियों की मौजूदगी उन्हीं के सूबे पश्चिम बंगाल में होने के बाद कही जाती है। अब आपको एक एक करके कुछ जानकारी दे देते हैं, जिसके जरिए आप समझेंगे कि हालात क्या हैं। और आज प्रधानमंत्री ने अगर घुसपैठियों का जिक्र किया है तो फिर उसके मतलब मायने भी किस रूप में समझे जाएं। 2016 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया था कि देश में करीब 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने इस आंकड़े के सटीक होने से इनकार भी किया था। इसके पहले 2004 में उस वक्त के गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल की ओर से यह बताया गया था कि भारत में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। उनके मुताबिक इनमें से सबसे ज्यादा 57 लाख पश्चिम बंगाल और 50 लाख असम में मौजूद हैं। हालांकि इस पर तब असम की ही कांग्रेस सरकार की ओर से आपत्ति जताई गई थी। जायसवाल ने अपना बयान तब वापस ले लिया था। अब तो पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता अपने सूबे में ही 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की मौजूदगी के दावे करते हैं। उनके मुताबिक वोट बैंक की खातिर राज्य की ममता सरकार घुसपैठ को शह देती है। यह समस्या बेहद गंभीर है, लेकिन अफसोसनाक है कि इस पर आम राय की लोकनीति बनाने की बजाय राजनीति ज्यादा होती है। यह सच है कि घुसपैठ से आबादी का अंक गणित बिगड़ता है, जिसके पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड के संथाल परगना समेत बिहार के सीमांचल इलाके में बिगड़ने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी कल ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में डॉक्यूमेंट्री डेमोग्राफी इज डेस्टिनी की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई थी। इस डॉक्यूमेंट्री में घुसपैठ और धर्मांतरण से घटती हिंदू आबादी पर चिंता जताई गई। डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक 1981 में भारत में जो हिंदू आबादी 82% और 2011 में करीब 80% थी, वो 120 साल बाद 67% तक गिरने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में ये कितना बड़ा मुद्दा है, जिसको समय समय पर लगातार पार्टियों की ओर से उठाया जाता है, लेकिन घुसपैठ के नाम पर इस देश में बहुत सियासत भी देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से एक और बड़ी घोषणा की है। उन्होंने इस बार की दिवाली पर बहुत बड़े तोहफे का ऐलान कर दिया। ये तोहफा GST में सुधारों का होगा। पीएम मोदी के मुताबिक इन सुधारों के बाद देशवासियों पर न सिर्फ टैक्स का बोझ कम होगा, बल्कि रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएंगी। अब सवाल यह है, होगा कैसे? इसका हिसाब आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले दिवाली से 66 दिन पहले ही प्रधानमंत्री के तोहफे का ऐलान सुने। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे MSMEs, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। तो इस बार की दिवाली GST वाली रहने वाली है। धमाके का जिक्र पीएम मोदी की ओर से खुद किया गया। लोगों को कितनी बड़ी राहत अब वो लेकर आने वाले हैं। देश में जुलाई 2017 में GST लागू हुआ था। इसके तहत अलग अलग चीजों पर अलग अलग टैक्स की दरें लगती हैं।
फिलहाल जीएसटी की 4 मुख्य दरें हैं जिसके बारे में आपको देते हैं जानकारी। 5%, 12%, 18% और 28%। लगभग 21% वस्तुएं 5% की श्रेणी में, 19% सामान 12 की श्रेणी में, 44% चीजें 18% की श्रेणी में आती हैं। लेकिन सूत्र हमें जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक आगामी बदलावों के तहत सरकार 12% की दर को हटाकर उन वस्तुओं को 5% और 18% स्लैब के 2 अलग अलग हिस्सों में बांट सकती है। जानकारी के मुताबिक मौजूदा 12% टैक्स स्लैब वाली 99% वस्तुओं को 5% के दायरे में लाया जा सकता है। इसके अलावा तंबाकू उत्पादों पर 40% भारी भरकम जीएसटी लगाया जा सकता है। उम्मीद है कि अगले महीने जीएसटी परिषद की बैठक होगी जिसमें जीएसटी की नई दरों को पेश किया जाएगा और उसके बाद तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी। जनहित में आगे बढ़ेंगे और खबरों में अब बात प्रकृति के प्रलय की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जब अपने संबोधन का जिक्र किया तो सबसे पहले उन्होंने प्रकृति के तांडव की ही बात कही, क्योंकि लगातार देश में ये बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर के चौशौटी में गुरुवार की दोपहर को आई आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल जब मैं आपको खबर दे रही थी तब मौत का आंकड़ा 37 का था, लेकिन आज अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 60 से ज्यादा शव निकाले जा चुके हैं। अब भी 100 से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका है। कल बादल फटने के बाद जो तबाही आई उसका नया वीडियो भी सामने आया है। मोबाइल कैमरे से इस वीडियो को शूट किया गया है। जिस जगह पर श्रद्धालु थे वहां किस कदर तबाही मची, इस वीडियो को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। करीब 10 से 20 फीट ऊंचाई तक का पानी लेकर नदी आई और प्रलय मचाकर वहां से तांडव करती हुई चली गई। इस पानी में कई गाड़ियां बहती हुई नजर आईं, जैसे छोटे छोटे खिलौने हम आंखों के सामने बहते हुए देखते हैं। तबाही की ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अब तक कोई खबर नहीं मिल पाई है। एबीपी न्यूज़ के हमारे संवाददाता अजय बाचलू जम्मू से करीब 300 किलोमीटर की यात्रा करके ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वहां से वो लगातार अपनी ग्राउंड रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रलय केंद्र से पड़ताल हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जो जानकारी आ रही है उसके बारे में आपको देते हैं जानकारी। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस की टीम रेस्क्यू में लगातार जुटी हुई है। करीब 300 जवान राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक 500 लोग मलबे में हो सकते हैं। चशोटी के आधा से ज्यादा घर मलबे में दबे हुए हैं। यात्रा मार्ग पर फंसे 3000 श्रद्धालु सुरक्षित जगह पर भेजे गए हैं। हादसे को 33 घंटे बीत चुके हैं। जिस चशोटी में हादसा हुआ वहां हेलीकॉप्टर लैंडिंग की सुविधा नहीं है, लिहाजा राहत बचाव का काम जमीनी स्तर पर ही हो पा रहा है। कल दोपहर को जब श्रद्धालु लंगर में भोजन कर रहे थे उसी दौरान पानी तबाही की शक्ल में तेज रफ्तार से बहता हुआ आया और भोजन कर रहे सैकड़ों श्रद्धालु इस पानी के साथ बहते चले गए। कई गाड़ियां भी बहीं, कुछ दुकानें पानी में समा गईं। अब इस घटना को लेकर 2 तरह की थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी यह है कि तेज आवाज के साथ बादल फटने की वजह से पानी और मलबा तेजी से आया, तबाही मचाया और फिर वहां से आगे की ओर बढ़ चला। दूसरी थ्योरी यह है कि बादल फटने के बाद ऊपर पहाड़ की एक झील बनी हुई थी, वो झील फटी और तबाही बनकर पानी नीचे की तरफ आ गया। क्योंकि नदी के ठीक बगल में चशोटी बसा हुआ है और वहां नदी सीधी तरह से ढलान पर है, यानी कि कोई कर्व नहीं है, इसीलिए पानी तेजी से पलक झपकते ही नीचे जा पहुंचा। किसी को भी संभलने का मौका भी नहीं मिल पाया। इतनी तबाही इसलिए हुई क्योंकि बिना किसी बाधा के पानी नीचे आया। पानी के साथ ही बड़ी बड़ी चट्टानें भी टूट कर आईं। मचैल माता की यात्रा का बेस कैंप इसी चशोटी में है जो नदी के किनारे बसा हुआ है। दोपहर के वक्त लोग बेफिक्र होकर खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था, उन्हें समय भी नहीं मिला कि वो भागकर अपने आप को महफूज कर पाएं।
जब तक संभल पाते तब तक 20 फीट से ज्यादा ऊंचा पानी आया और सब कुछ अपने साथ बहाकर लेकर चला गया। और अब देखिए प्रलय केंद्र चशोटी से सुपर एक्सक्लूसिव हमारे संवाददाता अजय बाचलू की ये रिपोर्ट। जहां पहाड़ से बरसी मौत, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट। एबीपी न्यूज इस समय ग्राउंड जीरो पर है और उसी जगह पर है जहां चशोटी नाले में गुरुवार को आसमानी आफत बनकर यहां बरसी है। चसोटी में आस्था का लंगर, बहा ले गया सैलाब का मंजर। टीन का एक मंदिर सा देख रहे हैं और मंदिर के पीछे पत्थर देख रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि यहीं पर एक लंगर लगा था और उस लंगर में उस समय लोग भोजन कर रहे थे। इन पहाड़ों से बादल फटने से जो गारा आया और अब आप देखिए कि यहाँ जहाँ लंगर था वहाँ नामो निशान नहीं है। वो लंगर खा रहे थे, बोल रहे लंगर खा रहे थे। कल के नहीं मिले, वो ना पीछे थी, वो आगे थे, लंगर खा रहे थे। आपदा की आंखों देखी, चश्मदीदों की जुबानी। उस समय यहाँ पर तो ऐसा खतरनाक मंजर था कि लोग भाग दौड़ में इधर उधर अपनी जान बचा रहे, समझ नहीं आ रही थी लोगों को कि हम किस तरफ जाएं। जिन्होंने मौत को दी मात, उनकी वीडियो गवाही साक्षात। बाद में मैंने जैसे पीछे देखा था फट पड़ा, ऐसे ही कुछ होने लगा। मैंने कहा हवा तेज हो रही है, टींडे गिर जाएंगे मेरे ऊपर। फिर माता रानी ने मुझे बचाया, मुझे उधर आगे फेंक दिया उन्होंने। श्रद्धालुओं और सैलानियों से गुलजार रहने वाला चसोटी गांव गुरुवार से वीरान है। इन नैसर्गिक वादियों में मातम पसरा है। चारों तरफ गुरुवार को आई आपदा का मलबा नजर आ रहा है, जिसमें मकान, दुकान और न जाने कितनी लाशें अभी और दफन हैं। एबीपी न्यूज इस समय ग्राउंड जीरो पर है और उसी जगह पर है जहां चशोटी नाले में गुरुवार को आसमानी आफत बनकर यहां बरसी है। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और पहाड़ों से आ रहे इस मटमैले नाले में जल स्तर काफी कम रहता है। गुरुवार को बादल फटने की घटना हुई। पानी के साथ पहाड़ का मलबा इस सकरे नाले में आ गया और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जहां से सैलाब गुजरा, वहां आसपास में सिर्फ एक मंदिर नजर आ रहा है। चसोटी के इस मंदिर में गुरुवार को लंगर चल रहा था। लंगर खाने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु कतार में खड़े थे, जिसमें श्रेया के पति और बेटी भी शामिल थी। लेकिन क्या पता था कि अगले ही पल में कुदरत यहाँ मौत परोसने वाली है। मेरा स्नेहा मेरी लड़की के नाम लीती का पापा का गाड़ी। कहाँ थे वो लंगर खा रहे थे, बोल रहे लंगर खा रहे थे। कल के नहीं मिले वो। तो आप कहाँ थे? मैं पीछे थी, वो आगे थे, लंगर खा रहे थे। बोलते हम पहले क्रॉस कर लेते हैं खाकर। मैंने बोला मेरा छोटा लड़का मेरे साथ था, बस वो मिले ही नहीं कल के। श्रेया अपने पति, बेटी और बेटे के साथ चंडी माता के दर्शन कर वापस चसोटी आ गई थी। घर जाने की तैयारी थी, लेकिन चसोटी के मलबे में एक माँ अपने पति और बेटी को, एक बेटा अपने पिता और बहन को ढूंढ रहा है। और ये वो लंगर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर उस समय रात को जिस समय यह हादसा हुआ गुरुवार दोपहर को, सबसे ज़्यादा लोग खाना खा रहे थे। और मेरे इस तरफ आप देखिए, ये लंगर का संभवतः खाना बनाने का इलाका रहा होगा, जहाँ पर खाना बना किचन एरिया होगा ये यहाँ पर है। और यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर हैं, यहाँ पर ही लोग खाना खा रहे थे। और अब आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं इन पत्थरों और बोल्डरों के बीच कोई जिंदगी ना फंसी हो, जिसे ढूंढने की कोशिश अब की जा रही है। चसोटी गांव मचैल यात्रा का आखिरी पड़ाव है। यहीं तक 4 पहिया वाहन जाते हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए पैदल या 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं। चसोटी का कितना बुरा हाल हो गया है, इन 2 तस्वीरों से देखिए। ये मल्टी कलर टिन शेड बिल्डिंग नजर आ रही है। कल आई आपदा के बाद इस घर के आसपास तबाही साफ नजर आ रही है। भारी भारी चट्टान और मलबे का पहाड़ पसरा हुआ है। चहल पहल बहुत अच्छी रहती थी। यहाँ ये पार्किंग है, यहाँ तो पूरा ये तो इस मलबा तो कल ही तो आया नहीं, तो यहाँ जगह बहुत ज़मीन अच्छी थी, यहाँ फसल लगाते थे। यहाँ तो बहुत अच्छी खूबसूरत जगह, यहाँ पेड़ थे, यहाँ बड़े बड़े पेड़ थे और यहाँ मंदिर था महाकाली का।
यही बस यही लंगर भी था इतने इस एरिया में। हो तो देखो यहाँ तो इतिहास ही चेंज हो गया, तो अभी क्या देखना यहाँ तो। हरा भरा जसोटी मलबे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसमें से कई शव निकाले जा चुके हैं और कई अब भी लापता हैं। इस खौफनाक मंजर में कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोग भी रहे जिनकी जान बच गई और अब वो इसे माँ का चमत्कार बता रहे हैं। सर मैं अपने होटल में थी जब ये हादसा हुआ, बोलते हैं दौड़ लगाओ, ये यात्रियों ने दौड़ लगाई, चीखे मारने लगे। मैंने कहा ये कहाँ से आवाज, मैंने कहा हवा हो रही है। बाद में मैंने जैसे पीछे देखा तो फट फट पड़ा, ऐसे ही कुछ होने लगा। मैंने कहा हवा तेज हो रही है, टींडे गिर जाएंगे मेरे ऊपर। फिर माता रानी ने मुझे बचाया, मुझे उधर आगे फेंक दिया उन्होंने। उधर से मैंने पीछे देखा है तो इधर से मलबा आ रहा था। जसोटी की इस छोटी नदी में अस्थायी पुल भी था, जिस पर चढ़कर चंडी माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु निकलते हैं। कल आई आपदा में पुल भी बह गया। रेस्क्यू टीम वैकल्पिक पुल तैयार कर रही है ताकि मंदिर की तरफ फंसे लोगों को भी निकाला जा सके। करीब 20 घंटे से ज्यादा के लिए उन यात्रियों को मचेल माता में ही रोका गया, क्योंकि यहाँ बादल फटने के बाद जो तबाही हुई थी उसको संभालने में थोड़ा समय जो प्रशासन को लगा। अब इन लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। एक वैकल्पिक पुल बनाया गया है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस जगह वैकल्पिक पुल बनाया गया था यहाँ एक स्टील का ब्रिज था जो बादल फटने के साथ ही जो गारे में समा गया है। अजय बाचलो हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। जसोटी से हालात वहां पर लगातार बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं, उसको काबू किए जाने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन अब आपको दूसरे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां पर बादलों ने भारी तबाही मचाई है। इस साल हिमाचल में अब तक 31 बार बादल फट चुके हैं। आज एबीपी न्यूज उस गांव में जा पहुंचा जहां परसों तबाही बनकर बादल फटा था। जब तबाही का पानी कनावी गांव में दाखिल हुआ तब तबाही का नजारा कुछ इस तरह का था। बरसाती नाले ने रौद्र रूप ले रखा था और पानी धीरे धीरे घरों को अपनी चपेट में ले रहा था। पानी का शोर बता रहा था कि बर्बादी कितनी भयावह होने वाली है। पुल के नीचे से बहने वाला पानी घरों के बीच से बहने लगा था। जिस सड़क पर एक गाय और कुत्ता नजर आ रहा है, उस सड़क का हाल चंद पलों में क्या हुआ अगले वीडियो से समझिए। इन दो तस्वीरों से बर्बादी के बाढ़ को आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की जब तारीख 13 अगस्त थी। घड़ी में शाम के करीब 6 बज रहे थे और पानी उफान मारता हुआ सब कुछ बहाने को बेताब दिख रहा था। और दूसरी तस्वीर उसी शाम 10 मिनट बाद की है, जब कानवी गांव को जोड़ने वाले इस पुल पर बर्बादी का पानी हिलोरे मार रहा था। पुल पानी में समा गया था। जो लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे थे उनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था। अब दूर से बनाए गए वीडियो में इस तबाही की तस्वीर को देखिए और महसूस कीजिए कि उस वक्त का मंजर क्या रहा होगा। इस वीडियो में बरसाती नदी का पानी तबाही की तरह बहता हुआ दिख रहा है। कानवी गांव को जोड़ने वाले 2 पुल इस वीडियो में आप देख सकते हैं। पुल नंबर 1 जो पास में दिख रहा है और पुल नंबर 2 जो थोड़ी दूरी पर है। जब ये वीडियो बनाया जा रहा था तब दोनों पुल सही सलामत थे, लेकिन कुछ देर बाद ही दोनों पुलों ने जल समाधि ले ली। यहाँ पे कानवी खड्ड जो है उसका रूप आप देखेंगे तो शायद आप डर जाएंगे देख के। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। सामने देखेंगे आप पुल नजर आ रहा है, तो ये पुल जो है पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। यहाँ से सड़क जो है दूसरी तरफ जाती है। ये गानवी गांव का मंजर है जहाँ ये खड्ड जो है नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ भी 2 पुल जो थे वो मौजूद थे, वो जो है पूरी तरह से बह गए हैं। उनका नामो निशान जो है बचा नहीं है। गानवी में वैसे तो पानी पिछले कई सालों से आ रहा है, लेकिन इस बार बर्बादी का दायरा बड़ा है। नदी में बहने वाला पानी गांव की सड़कों पर बह रहा है। घर और दुकानों को चीरती हुई नदी निकल पड़ी है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर सचिन जब वहां रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे तब भी नजारा डराने वाला ही था।
सामने आप देखेंगे तो गांधी खड्ड का ये बहाव जो है, सामने दुकानें हैं, घर हैं, घरों में पानी घुसा हुआ है, इन दुकानों में पानी घुसा हुआ है। इससे दूसरी तरफ जो घर हैं वहाँ भी गाद है, गारा है। अभी जिस घर के ऊपर हम खड़े हैं उसके बिल्कुल नीचे से आप देखेंगे तो ये बिल्कुल जबरदस्त फ्लो में गांधी खड्ड नजर आ रही है। तबाही ज्यादा हो सकती थी, लेकिन बादल शाम को उस वक्त फटा जब लोग जगे हुए थे और पानी के यहाँ आने से पहले भेड़ चराने वालों ने ऊपर से फोन करके जानकारी दे दी थी, जिससे लोग समय रहते घर खाली कर गए थे। इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि बादल फटा है और इसमें फ्लड आ गया है, तो आप लोगों ने, गांव के लोगों ने क्या किया त्वरित? नहीं, गांव के लोगों ने पूरा यहाँ पर पीछे जो ये खड़ के पास जो घर पड़ते हैं वहाँ खाली हो गए, सब चले गए, इधर उधर चले गए। और बाकी यहाँ थोड़े से दुकानदार थे वो चले गए, उन्होंने इतला दिया था, बस उसके बाद इधर सेफ जगह में चले गए, पीछे को चले गए। सरकारी बिल्डिंग्स भी हैं, इसमें घर भी हैं? ये सरकारी बिल्डिंग है, पीछे पुलिस चौकी है और ये बिजली बोर्ड वालों का ये शेड था, बाकी ये लोकल बंदे का है। लेकिन चंद घंटों में तबाही इस कदर मची कि अब गांव में 100 से ज्यादा घरों के टूटने और डूबने का खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ की वजह प्रशासनिक लापरवाही है। ये सबसे बड़ा कारण रहा है हमारा यहाँ पे, जो हमारा ये इनटेक है प्रोजेक्ट का, गवर्नमेंट का ये पावर ये बना है पावर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये पानी जो है ब्लॉकेज हो गया आगे चट्टानों की वजह से, तो उसकी वजह से क्या हो गया, डैम सा बन गया। डैम बन गया तो हमारा जो व्हीकल ब्रिज था उसमें लक्कड़ लग गए, ब्लॉक हो गया और इसने खड्ड को डाइवर्ट किया गांव की ओर। 100+ मकान अभी अनसेफ है। उधर भारी बारिश के बाद पाकिस्तान में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कब्जे वाले कश्मीर में भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। जान माल की भारी क्षति हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के चंगी बांदा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सड़कों पर पानी सैलाब बनकर बह रहा है। एक इमारत सैलाब के सामने सरेंडर कर देती है और पूरी की पूरी इमारत कुछ ही सेकंड में पानी में मिल जाती है, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। घर ही नहीं, गाड़ियां भी वहां पर बहती हुई नजर आ रही हैं। आपको हम दिखाने जा रहे हैं सफेद रंग की ये कार खिलौने की तरह सैलाब में बहती चली गई। बताया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोअर दीर, बाजार और एबटाबाद समेत कई जिलों में अचानक बाढ़ आ गई। 150 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बाढ़ कहर बन पर बरप रही है। चिनाब नदी में जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। बीते 24 घंटों में पीओके में बाढ़ से 32 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। पूरा का पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। आप देख रहे हैं इस इमारत का क्या हाल हुआ। ताश के पत्तों की तरह ये बिखर गई और उसके बाद इसका मलबा पानी में बहकर चला गया। जश्न आज़ादी का मौका है। भगत सिंह की लाइनें आज के जनहित मंत्र में। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।